गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ प्रदीप राय। आज फिर आपके सामने आया हूँ मैं एक नया टॉपिक, एक नई कुछ इंफॉर्मेटिव टिप्स लेके। आज हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस और स्पेशली कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस में हम बात करें तो इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। इंश्योरेंस दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर वन, इंश्योरेंस चाहिए होता है हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी जानते हैं अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो ट्रैफिक पुलिस हमें रोक के चालान कर सकती है, एक अच्छा चालान कर सकती है। और सेकंड, ये सब क्यों होता है, क्यों ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, क्यों लॉ में इंश्योरेंस ज़रूरी है। इंश्योरेंस में भी इंश्योरेंस का एक पोर्शन ज़रूरी है, कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं चाहिए होता है किसी को भी। तो ये कौन सा पोर्शन है और ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। पहले हम बात करते हैं कि आज वेडनेसडे 19 जून और आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव कुछ ऑफिशियल काम से और एक अपने लिए एक बाइक देखने जा रहा हूँ। और मुझे लगा कि ये टाइम एक अच्छा हेल्दी टाइम है। वी कैन स्पेंड ईच अदर एंड वी कैन डिस्कस ऑन द सम वैल्यूएबल पॉइंट्स। तो मुझे लगा आज का टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा होना चाहिए, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में मैं आपसे एक बात करता हूँ। हम सभी गाड़ी ड्राइव करते हैं, 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं। और सभी लोग हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस ओवरड्यू ना हो। हम सबके माइंड में एक ही पॉइंट होता है कि इंश्योरेंस से चालान ना कटे। लेकिन आपको पता है कौन से इंश्योरेंस से चालान नहीं कटता या कौन सा इंश्योरेंस का पोर्शन होना चाहिए जिसे चालान नहीं कटता? वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे माई सेल्फ, माई कार एंड एक अदर ऑब्जेक्ट जो सामने से है, वो ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मे बी कार, कोई किसी का घर, रेलिंग, गेट, कोई ऑब्जेक्ट लाइक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, कुछ भी हो सकता है। ये सभी जो रहते हैं वो थर्ड पार्टी में रहते हैं। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होती है वो मैंडेटरी है इंडिया में। वो मैंडेटरी इसलिए है कि आपसे अगर किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कौन पे करेगा। गाड़ी ले ली मैंने इंश्योरेंस पे ले ली, फाइनेंस पे ले ली। बहुत इजी EMI पे गाड़ी मुझे मिल गई और मेरी गाड़ी जाके टकरा गई एक ऐसे आदमी से जो अपनी फैमिली के लिए बहुत वैल्यूएबल था, बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसकी पूरी फैमिली की अर्निंग, ब्रेड एंड बटर, शेल्टर सब उस आदमी पर डिपेंड करता था। और लेट्स सपोज वो आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता था। 1 लाख रुपए का 1 साल में हो गया 12 लाख रुपए और वो अगले 10 साल और कमा के देता अपने परिवार, है ना। तो मोटा मोटा 1.5 करोड़ के आसपास वो आदमी फ्यूचर में सब ग्रोथ कैलकुलेट करके 1.5 करोड़ के आसपास का आदमी था। अब वो 1.5 करोड़ रुपए उस फैमिली को कौन देगा, ये एक फैक्टर है। इसके लिए सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस स्टार्ट किया। आप कभी भी देखेंगे जब हमारा इंश्योरेंस होता है उसमें 2 पोर्शन रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड को, एक राइट हैंड को। जो लेफ्ट हैंड का पोर्शन होता है वो गाड़ी की कैलकुलेशन होती है, राइट हैंड को एक पोर्शन दिया होता है, इस पर लिखा होता है TP कवर, थर्ड पार्टी कवर। वहाँ पे एक अमाउंट लिखा होता है। वो अमाउंट डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के साइज से और वो अमाउंट जो है वो एक गवर्नमेंट की वो रहती है, किट्टी रहती है। एक इंश्योरेंस कंपनी का एक किट्टी बैंक है, वहाँ पे इकट्ठा होता है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि उस आदमी को कितने पैसे मिलने चाहिए और वो पैसा उस किट्टी में से निकाल के उस आदमी को दिया जाता है। यही एक फैक्टर है जिसके लिए इंश्योरेंस को मैंडेटरी किया गया है और उस मैंडेटरी को क्रॉस चेक करने के लिए व्हीकल के पेपर चेक किए जाते हैं। और अगर व्हीकल के पेपर्स में इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं है
तो फिर एक बहुत तगड़ा चालान कटता है आपका। और अगर रिपीटली चालान कटता रहता है तो आप पे कोई कोर्ट केस होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप उस अमाउंट को, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो अमाउंट की लायबिलिटी डायरेक्ट आप पे आएगी, और आप पे आएगी, और आपके पास वो पैसा नहीं है तो आपकी बिलोंगिंग्स पे आएगी। मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर, आपका मकान है, आपका गाड़ी है, आपकी दुकान है, कुछ भी आपका है, वो लायबिलिटी उन सब पे आ जाएगी। और वो सब भी ना हो आपके पास, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, बस गाड़ी है, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ही इंश्योरेंस कंपनी ने या सरकार ने ये थर्ड पार्टी किटी बनाई है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर जेल आपको काटनी पड़ेगी। ये एक इंश्योरेंस का फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कि जब हम गाड़ी परचेज करते हैं तो कौन सा इंश्योरेंस लिया जाए और इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं। देखिए, आजकल इंश्योरेंस जो है वो टेलर मेड इंश्योरेंस बन गई है पॉलिसी। टेलर मेड मतलब आपकी शेप साइज के हिसाब से आपके लिए पॉलिसी बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ शेप एंड साइज, मतलब कि आप की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐड किए जाते हैं। मैं कुछ फैक्टर्स का नाम आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में क्लियर आएगा। पहले एक इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें ओडी आता है। ओडी मतलब ओरिजिनल डिक्लेयर वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी की वैल्यू है 10 लाख की गाड़ी ली है तो पहले दिन 5% काट के 9.5 लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यू लगती है। 9.5 लाख रुपए की वैल्यू की गाड़ी पे आपको आपकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर कवर हो जाएगी, लेकिन कंपनी कहती है कि इस पे आपको डेप्रिसिएशन पे करना पड़ेगा जब भी कोई क्लेम आता है। अब डेप्रिसिएशन होता क्या, देखिए, कंपनी कहती है कि गाड़ी में 3-4 तरह के पार्ट्स लगे होते हैं। पहला होता है ग्लास पार्ट्स, दूसरा होता है फाइबर पार्ट्स, तीसरा होता है प्लास्टिक पार्ट, और चौथा होता है मेटल पार्ट्स। ठीक है, और बाकी जो पार्ट्स इन चीज़ों में नहीं आते उन सबको कहीं ना कहीं उन पार्ट्स में ऐड किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन, जैसे ग्लास है, ग्लास का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। ग्लास तो अगर वो क्रैक नहीं है, डैमेज नहीं है, तो वो एज न्यू है, हमेशा नया रहेगा। प्लास्टिक पार्ट को कंपनी बोलती है आईआरडी की रूलिंग के हिसाब से कि वो 50% पे आ गया पहले ही दिन से। फाइबर पे भी कुछ रेशो रहती है, 35% के आसपास, वो काट के 65% आपको पे कर देते हैं। मेटल पे कहते हैं कि ईयरली डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल 10% डेप्रिसिएशन कटता है मेटल पे, और इसी रेशो में ही गाड़ी की वैल्यू भी कम करते हैं जब हम इंश्योरेंस कराते हैं। अब पहले क्या होता था कि हम एक नॉर्मल पॉलिसी करते थे जिसमें आधा प्लास्टिक का और 35% फाइबर का और मेटल का पार्ट डिडक्ट होता था परसेंटेज के हिसाब से ऑन ईयर्स बेसिस। फिर कंपनी ने कुछ और एड ऑन किया, उसमें इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग मार्केटिंग के हिसाब से एड ऑन कर रही हैं। उन्होंने कुछ प्रीमियम बढ़ा के जीरो डेप कवर कर दिया। मतलब बोले तो कि जितना डेप्रिसिएशन कवर आइटम था, मान लीजिए कहीं पे 10% डेप्रिसिएशन था, कहीं पे 50 था, वो सब कवर करके उन्हें थोड़ा सा अमाउंट लेके एक और इंश्योरेंस कर दिया आपका। उसी में एक ही पॉलिसी में एक और क्लब कर दिया, वो था डेप्रिसिएशन वेवर या डेप कवर या जीरो डेप। ये एक अलग अलग इसकी नॉमेनक्लेचर्स बनाई हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमें लेना कौन सा चाहिए। तो अगर आपकी गाड़ी, जनरली इंश्योरेंस कंपनियां 5 साल तक सभी इंश्योरेंस कंपनियां जीरो डेप प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंपनियां या कुछ इंश्योरेंस कंपनियों जिनका स्पेशल टाई अप होता है मैन्युफैक्चरर के साथ या किसी ग्रुप के साथ या कोई ब्रोकरेज के साथ, वो लोग 5 साल से 10 साल तक भी इंश्योरेंस जीरो डेप प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद गाड़ी में और क्या चीज़ कवर हो सकती है, जैसे गाड़ी में कोई बिलोंगिंग्स है आपका, मान लीजिए गाड़ी आपने एक्सीडेंट में कोई बिलोंगिंग्स आपकी कोई ऐसी चीज़ें थी जो लाख रुपए की, 50,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, 30,000 रुपए की आइटम थी, वो भी आप चाहते हैं कि मुझे कवर करना है, तो वो भी कवर हो सकता है। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी गाड़ियों की, तो
जो गाड़ियों की चाबी पहले सिंपल की आती थी, जो बहुत कम पैसे में बन जाया करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से पहले इम्यूलाइजर की आई, इम्यूलाइजर की कॉस्ट बढ़ गई, उसकी प्रोसेसिंग फीस बढ़ गई, मतलब जब आप चाबी लेते हैं उसकी कोडिंग करानी पड़ती है, की टीचिंग करनी पड़ती है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। तो वो एक कॉस्ट, एक हैवी कॉस्ट होगी की। अभी कुछ दिन पहले, अभी कुछ सालों से आपने नोट भी किया होगा, कीलेस एंट्री की गाड़ियाँ आ गई जिसमें रिमोट में ही चाबी होती है, उसमें कोई की स्लॉट नहीं होता चाबी लगाने के लिए, सेंसर की बोलते हैं। वो भी कवर करनी शुरू होगी क्योंकि वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है चाबी की, तो वो भी हम कवर कर सकते हैं। फिर आता है इंजन कवर। मान लीजिए एक्सीडेंट के टाइम पे इंजन में ऑयल लीक हो गया, फिर बाद में इंजन सीज हो गया या कोई और फैक्टर्स आ गए जिससे डैमेज हुई गाड़ी, उस केस में भी आपका इंजन कवर हो सकता है। और फिर आप मान लीजिए कि आपके पैसेंजर्स बैठे हुए हैं गाड़ी के, आपकी गाड़ी 5 सीटर है, आपने ड्राइवर कवर करा दिया, ओनर कवर करा सकते हैं, फिर आपके जो बाकी 4 पैसेंजर्स हैं वो भी आप कवर कराना चाहते हैं, तो आप वो भी एक नॉमिनल से अमाउंट में अपने पैसेंजर्स को कवर करा सकते हैं कि कुछ भी एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना में कोई कैजुअलिटी आती है किसी ड्राइवर की, पैसेंजर्स की, तो वो भी एक अच्छे अमाउंट्स में बहुत नॉमिनल चार्जेस में कवर हो सकती हैं। फिर आता है कि भी हर इंश्योरेंस कंपनियां हमें, अगर हम किसी साल क्लेम नहीं लेते, मान लीजिए मैंने गाड़ी ली और मैंने पहले साल क्लेम नहीं लिया, तो मुझे अगले साल रिन्यूअल पे इंश्योरेंस कंपनी एनसीबी देती है। एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस, कि मैंने क्लेम नहीं लिया तो कंपनी मुझे उसका बोनस पे कर रही है। वो बोनस पहले साल 20 होता है, फिर 25 होता है, फिर 35 होता है, ऐसे बढ़ता जाता है 50% तक। अब वो बोनस भी मुझे चाहिए और मेरा क्लेम भी आ गया गाड़ी में, अगर हम ऐसा कुछ सोचते हैं, उसके लिए भी एक प्लानिंग है। आजकल बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां एनसीबी सेफ का ऑप्शन डालती है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में एनसीबी आ गया, क्लेम आ गया है और आपकी गाड़ी में वो एनसीबी कवर का ऑप्शन लिया हुआ है आपने, तो आपकी गाड़ी में क्लेम आने के बाद भी आपको जो 20% डिस्काउंट मिलता है, या मान लीजिए आपकी गाड़ी पे 20% चल रहा है, तो अगले साल आपको वो 25% मिल जाएगा। एक ये भी एक फैक्टर है। फिर आता है, इसके बाद आता है कि टायर्स कवर कराने हैं। मान लीजिए आज आपकी गाड़ी चल रही है और चलते चलते गाड़ी सड़क पे किसी पत्थर से, किसी ऑब्जेक्ट से वो टायर फट गया, तो टायर फटने के बाद आपकी गाड़ी का टायर इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। उसके लिए आपको अपना टायर की एक अलग से कवरेज पॉलिसी लेनी होती है, वो उसमें एक ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन को हम लेने के बाद हमारी चलती गाड़ी में टायर्स भी कवर होते हैं। फिर हम आते हैं कि आजकल गाड़ी के अलॉय व्हील्स बहुत महंगे आते हैं, तो हमें अलॉय व्हील्स भी कवर कराने हैं, उसका भी ऑप्शन रहता है इसमें। फिर अभी और मार्केटिंग करके इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट्स को और पॉलिशिंग करके उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, और अभी एक प्रोडक्ट आया है जिसमें बोलते हैं आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस, जो 3 साल तक मिलता है। मैंने मान लीजिए अपनी गाड़ी परचेज की है और आज मेरी गाड़ी 5% तो कंपनी ने फर्स्ट ईयर में काट लिया, सेकेंड ईयर में 15% कट गया, 10% वो और 5% वो, फिर थर्ड ईयर में 25% कम हो गया वैल्यू, और मान लीजिए थर्ड ईयर में मेरी गाड़ी डैमेज होगी, और डैमेज भी इतनी होगी कि वो रिपेयरेबल नहीं है। इस केस में वो टोटल लॉस जा रही है गाड़ी। तो अब अगर हम सोचें तो हमें गाड़ी के बदले में पैसा मिल जाएगा, हम गाड़ी नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा 25% का लॉस हो जाएगा, मानते हैं ना। और इंश्योरेंस की वैल्यू जो हमने अब कराई है वो भी खत्म। तो उस लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक और पैकेज ऐड किया है, उसको बोलते हैं आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस। ये आप जब भी गाड़ी परचेज करते हैं तो रिटर्न टू इनवॉइस आप परचेज कर सकते हैं, जो पहले 3 साल के लिए मिलता है, और उसमें आपकी गाड़ी में कुछ भी दुर्घटना होती है तो आपको पूरे गाड़ी के जो इंश्योरेंस, जो आपका इनवॉइस की वैल्यू थी गाड़ी की, वो आपको वापस मिल जाएगी। उसमें आपका लॉसेज जो है वो बहुत हद तक कवर हो जाता है और आप एक नई गाड़ी परचेज कर सकते हैं।
ये मोटे मोटे सारे फैक्टर्स इंश्योरेंस के हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। अब आता है कि इंश्योरेंस हमें का ध्यान कैसे रखना चाहिए। किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले हमें परचेज कर लेना चाहिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जब कंटिन्यू इंश्योरेंस आता है, कोई गैप नहीं आता है, तो इस बीच में छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम क्लेम ना लें क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं होता, और वो बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं। लेट्स सपोज कि बम्पर पे स्क्रैचेस आ गए या डोर पे किसी ने हल्का सा डेंट कर दिया है, और वो हमने कवर नहीं करा, हमने क्लेम नहीं लिया उसका, हमने कहा बाद में सोचेंगे कभी, अभी टाइम नहीं है इतना करने का, और हमारी इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गई है। हमने गाड़ी का नया इंश्योरेंस कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया। इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एक सर्वे डेप्यूट कर दिया कि आप गाड़ी चेक करो, इस गाड़ी में कितना डैमेज है, उसके हिसाब से हम इंश्योरेंस करेंगे। तो वो सर्वेयर जो है वो आपकी डोर पे जो डेंट है उसको मार्क कर देगा कि डोर पे डेंट है। अब फ्यूचर में अगर आपका क्लेम आता है और वही डोर आता है, तब वो इंश्योरेंस कंपनी आपके इस डोर के रिपेयरिंग पे या रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा देगी। पहला तो ये है कि वो आपको डिनाई कर दे कि हमें पार्ट नहीं देंगे, क्योंकि आपका पार्ट ऑलरेडी डैमेज कंडीशन में था जब हमने इंश्योरेंस किया। तो जब हमने इंश्योरेंस किया तो आपका वो डोर हमने इंश्योरेंस में कवर किया ही नहीं था, वो छोड़ के हमने बाकी इंश्योरेंस किया था। दूसरा ये है कि कुछ पोर्शन में वो पेमेंट काट दें आपका, है ना। और दोनों ही केस में आपका एक टाइम, जो रिपेयरिंग स्पैन, जो स्पैन ऑफ टाइम है, जो रिपेयरिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, अप्रूवल का टाइम बढ़ जाएगा, डिस्कशन का टाइम बढ़ जाएगा। और अगर मान लो आपकी गाड़ी में एक नहीं 4-5 पैनल है जिन पे स्क्रैचेस पड़ आ गए, तो फिर आप एक बड़ी प्रॉब्लम में हो। आप जब क्लेम आएगा तब आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और आपको हर बार कुछ ना कुछ पैसा आपका पॉकेट से लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, सब कुछ होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप इसे किसी अच्छे एजेंट से, एक अच्छे वैल्यूअर से गाड़ी रिपेयर कराओ, गाड़ी का इंश्योरेंस कराओ, ताकि प्रायर टाइम पे वो आपको इन्फॉर्म कर सके। और आपकी भी ड्यूटी बनती है, आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लें या कहीं पे मार्क कर लें कि मुझे इस मंथ में अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है। किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस 90 डेज के अंदर रिन्यूअल हो सकता है, प्रायर रिन्यूअल हो सकता है, आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करा सकते हैं। तो बहुत ईजी स्टेप्स हैं जिससे हम लोग इंश्योरेंस की इन छोटी प्रॉब्लम्स में से बच सकते हैं। फिर आता है कि क्या हम गाड़ी के 2 इंश्योरेंस करा सकते हैं? 2 बेनिफिट हो सकते हैं हम लोग? नहीं हो सकता। अगर आपने गलती से या जान करके गाड़ी के 2 इंश्योरेंस करा लिए हैं और आपकी गाड़ी टोटल लॉस में आती है और कंपनी आपको 2 क्लेम दे देती है और कल को वो हाईलाइटेड होता है, तो आप पे 420 का केस दर्ज होगा, पहला। दूसरा ये है, अगर वो मैटर, जो इंश्योरेंस का जो मैटर है, वो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाता है, तो दोनों कंपनी चाहें तो आपको नो क्लेम कर सकती है, इंटेंशनली कॉज की वजह से। और सबसे बड़ी बात ये है, आजकल इंश्योरेंस ऑनलाइन पोर्टल पे होता है। परिवहन की या वाहन की जो वेबसाइट है, वहाँ पे इंश्योरेंस अपडेट हो जाता है। तो पहला तो ये है कि आज की डेट में प्रैक्टिकली 2 इंश्योरेंस पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी किसी न किसी उसकी वजह से आप करा भी लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, आपको 2 क्लेम के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और अगर मान लो गलती से हो गया और आपकी मंशा नहीं थी और किसी कारणवश हो गया कि एक आपने इंश्योरेंस करा लिया, एक फैमिली मेम्बर ने करा रखा था और परिवहन में भी वो ऐड नहीं हुआ है, तो उस केस में दोनों में से कोई एक कंपनी आपको क्लेम देगी, और पहले जहाँ क्लेम रिपोर्ट होगा वो देगी, या पहले जिसकी पॉलिसी रजिस्टर्ड होगी वो देगी। ऐसा कुछ करके वो लोग आपको एक ही क्लेम पे करेंगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कंपनी भी ये चेक करती है, ये अज्यूम करती है कि सामने वाले ने इंटेंशनली चीट किया है। ये कुछ इंश्योरेंस के फैक्टर्स थे। अब इंश्योरेंस में मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह के अमाउंट्स रहते हैं। एक रहता है ओडी, जो गाड़ी की वैल्यू रहती है जिस पे किया जाता है, और एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में
जितने भी थर्ड पार्टी क्लेम्स होते हैं, लाइक थर्ड पार्टी में कोई सामने वाली गाड़ी, कोई बंदा, कोई ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, कोई बिल्डिंग, कुछ भी मटेरियल, और प्लस में ओनर ड्राइवर और पैसेंजर्स कवरेज की जो पॉलिसी होती है उसकी कैलकुलेशन राइट साइड में होती है, और लेफ्ट साइड में गाड़ी की कैलकुलेशन होती है, या गाड़ी का कोई भी आपने एक्स्ट्रा पैकेज परचेज किया होगा वो होता है। और जितना भी डिस्काउंट आपको मिलता है वो आपको ओडी पे मिलता है। डिस्काउंट बोले तो एनसीबी, नो क्लेम बोनस जो मिलता है वो आपको ओडी पे मिलता है। अब एक इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, देखिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं आपको इंश्योर करूंगी कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम में हम आपको कंपनसेट करेंगे, ठीक है, लेकिन आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करती है कि क्लैरिटी। पहली क्लैरिटी कि आपने क्लेम नहीं लिया होगा, ये आपने डिक्लेयर करना होता है। लेकिन जब जब आप ये डिक्लेयर करते हो कि मैंने क्लेम नहीं लिया होगा, तब तब आपसे वो इंश्योर कराती है कि अगर भविष्य में कोई क्लेम आ जाता है तो कंपनी के पास राइट्स हैं कि आपका क्लेम नो क्लेम कर दे। कि अगर आपने, देखो गलती से हो गया, लेकिन कंपनी पहले ये प्लान करती, सोचती है, अज्यूम करती है कि इंटेंशनली किया गया है कि बेनिफिट भी ले लें और क्लेम भी ले लें। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा जब जब ऐसी कुछ काम होता है तो हमें ये प्रॉपर सोच के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जिस कंपनी से आप रेगुलर टच में हो वहाँ पे आप जाके चेक करा लो कि मैंने कोई क्लेम लिया है कि नहीं। मान लो आपको लगता है कि फैमिली में बहुत सारे लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, किसी ने भी क्लेम लिया सकता है, तो आप एक काम करो, जिस कंपनी से आपका लास्ट इंश्योरेंस था आप उसी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कर लो कि क्या मेरी गाड़ी पे पिछले 1 साल के अंदर इस पॉलिसी पे कोई क्लेम दर्ज हुआ है या हमने कोई क्लेम लिया है। वो आपको 1 सेकंड में चेक करके क्लियर कर देंगे। और बेटर तो ये होगा कि आप उसी कंपनी से ही क्लेम पॉलिसी ले लो, अगर कुछ वैल्यू को इशू ना हो, मतलब कमर्शियल वैल्यू चेंज ना हो, मान लो कोई डिस्काउंट मैटर ना करता हो या कुछ और ना करता हो, तो आप बेटर ये है कि आप सेम कंपनी से इंश्योरेंस कराओ, ताकि कल को आपका एनसीबी आता है, आपको मिलता है, तो आपको एनसीबी वेरीफाई कराने के लिए चक्कर ना काटना पड़े, और ना ही आपसे कोई एनसीबी वेरिफिकेशन मांगेगा, क्योंकि सबको पता है कि सेम कंपनी का, सेम कंपनी में ट्रांसफर हुआ तो एनसीबी तो है ही, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आप जो गाड़ी की वैल्यू बता रहे हो, आप इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी की वैल्यू डिसाइड नहीं करता, आप खुद से अपनी गाड़ी की वैल्यू डिसाइड करते हो। आप कहते हो कि मेरी कार की वैल्यू इतने रुपए है, इंश्योरेंस कंपनी आप पे फेथ करके उतने रुपए में इंश्योरेंस आपको दे देगी, लेकिन ना तो वो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। देखो दो तरह की प्रवृत्ति के वो रहते हैं जो इंटेंशनली चीट करते हैं। एक वो होते हैं जिनको इंश्योरेंस की वैल्यू कम पे करनी है, उनको कहा कि मुझे तो सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए, कम से कम वैल्यू कर दो, तो उसको बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। अगर वो पाया जाता है उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी ऑब्जेक्शन लगाती है। उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी पास राइट है कि आपकी पॉलिसी कैंसिल कर दे या आपको कहे कि आप इसका रेस्ट ऑफ प्रीमियम डिपॉजिट कराओ। दूसरा होता है जिन लोगों की इंटेंशन ये होती है, या नॉनली अननोइंगली गलती से भी कर सकते हैं, कि मैं गाड़ी का इंश्योरेंस की वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बता दूँ, कल को टोटल लॉस होगा तो मुझे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, उसको बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस, ओवर वैल्यू। उस केस में भी अगर आपकी गाड़ी में टोटल लॉस आता है तब आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू पे सर्वे करवाया जाता है, एक सर्वे डेप्यूट किया जाता है, वो आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करता है, और इसका एक थंब रूल भी रहता है कि 10% डेप्रिसिएशन काट के एवरी ईयर के हिसाब से आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू निकलती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंश्योरेंस कराने के लिए। पहला ये है कि आपने इंश्योरेंस की जो वैल्यू, गाड़ी की जो वैल्यू है वो आपने सही बतानी है, या फिर जो थंब रूल है या जो प्रीवियस इंश्योरेंस था आपका उससे 10% कम करके आप अपनी नई इंश्योरेंस वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। आप जब हम इंश्योरेंस का कवर नोट देखेंगे या पॉलिसी देखेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है IDV। इसका मतलब होता है इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरेंस करवाने वाला जिसकी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, कि इंश्योर्ड डिक्लेयर कर रहा है कि मेरी गाड़ी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने कवर किए हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ
एनसीबी जो हम लोग बात करते हैं, एनसीबी अगर हम लोग कभी लेते हैं, मान लीजिए मैंने गाड़ी में क्लेम नहीं लिया, जनरली क्या होता है कि जब भी हम गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते हैं ना, तो एजेंट का फ़ोन आता है या इंश्योरेंस कंपनी का फ़ोन आता है कि जी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू है, तो कहते कर दो इंश्योरेंस कर दो। तो वो कहता है जी कि आपकी गाड़ी में आपने कोई क्लेम लिया है ना, कोई क्लेम नहीं लिया। अब बगैर सोचे बगैर कुछ समझे आप ये बोल देते हैं कि मैंने क्लेम नहीं लिया, और एजेंट भी जल्दबाजी में जो आप बोलते हैं उसी के हिसाब से पॉलिसी क्रिएट कराता है और पॉलिसी क्रिएट करके आपको पॉलिसी शेयर कर देता है। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब क्लेम आता है। जब क्लेम आता है ना, तो वर्कशॉप वाले या इंश्योरेंस कंपनी आपसे डिमांड करेंगे कि जी आप प्रीवियस इंश्योरेंस भी अभी सबमिट करो। फिर आप अपनी पुरानी पॉलिसी सबमिट करोगे, तो फिर वो लोग पुरानी पॉलिसी वाला जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे मेल के थ्रू उनसे एनसीबी कंफर्मेशन की डिमांड करेंगे। अब अगर आपका एनसीबी का राइट ठीक था, आपका राइट बनता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मेल के थ्रू अपडेट कर देगी, इंश्योरेंस कंपनी को, आपको, जो सर्वेयर को या वर्कशॉप को, किसी को भी, कि आप इतने % एनसीबी के लिए लाइबल थे इस पॉलिसी पे, तो नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी जो स्लैब बनेगा उस स्लैब पे एनसीबी उनको मिलना चाहिए। उस केस में आपका क्लेम पेएबल रहेगा। लेकिन अगर मान लो आपने क्लेम लिया था, ठीक है, और आप इंश्योरेंस कंपनी लिख के दे दिया कि जी इस पे एक क्लेम था और इनकी एनसीबी नहीं बनती है, इनकी एनसीबी 0 बनती है, नेक्स्ट स्लैब में भी 0 काउंट होगी, उस केस में आपको एक अच्छा लॉस हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो आपकी गाड़ी को नो क्लेम कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो जितना % आपने एनसीबी लिया हुआ है उतना % आपका क्लेम डिडक्ट कर सकती है, और आपसे जो आपने एनसीबी का बेनिफिट लिया था उतना अमाउंट आपसे डिपॉजिट करा सकती है। ठीक है, अब आप ये तो समझ गए हैं कि एनसीबी जो आपको मिला था वो आपको मिला था कि आपने क्लेम नहीं लिया। लेकिन मेरे बहुत से ऐसे दोस्त भाई भी होंगे जिन्होंने गाड़ी का ग्लास ब्रेक हो गया और आपकी गाड़ी में 50% एनसीबी चल रहा है, आपने क्लेम लॉस करा दिया, क्लेम लॉस करा के सर्वेयर आने वाला था, तब तक किसी ने कहा यार तू तो अपना 50% एनसीबी वेस्ट कर देगा और आपकी क्लेम वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो इसको क्लेम लेने की बजाय आप पॉकेट से पे कर दो ताकि आपको एनसीबी मिल जाए। और वो भाई लोग अपना जो रिपेयरिंग है वो अपनी पॉकेट से कॉस्ट बियर कर लेते हैं, और कॉस्ट बियर करने के बाद आप फ्रीली अपने नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी में एनसीबी भी क्लेम कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? जब भी वो एनसीबी कवरिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए इंश्योरेंस कंपनी, एजेंट या वर्कशॉप वाले मेल करेंगे, तो वहां से आ जाएगा कि नंबर ऑफ क्लेम रिपोर्टेड 1। अब ये लोचा होगा ना। अब एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ा डिफरेंट चीज निकल के आ गई कि आपने क्लेम रिपोर्ट कराया, क्लेम क्लोज करा दिया, लेकिन आपने क्लेम लिया नहीं। उस केस में भी आपको एनसीबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे तो हमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा, मेंटल बेनिफिट भी होगा, और लॉसेस भी नहीं होंगे, टाइम वेस्टेज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मैंने इंश्योरेंस के सभी फैक्टर्स को कवर करा। फिर आता है कि अगर हमारा क्लेम आता है तो एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड चलता है ना कि सिर्फ 1000 पे फाइल चार्ज के लगेंगे, 1500 फाइल चार्ज के लगेंगे, 2000 लगेंगे, 500 लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फाइल चार्ज नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी एक क्लॉज लगाती है कि अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से कम है, अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी या उससे कम है, तो आपकी डिडक्टेड वैल्यू जो होगी वो होगी 1000 रुपीज, और इसको बोलते हैं कंपल्सरी डिडक्टेड एक्सेस क्लॉज। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कहती है कि कोई भी क्लेम आता है तो उसमें मिनिमम
1500 सीसी गाड़ी से छोटे इंजन में, मतलब 1500 सीसी से कम इंजन में कस्टमर को 1000 रुपये बियर करने चाहिए। दूसरा केस आता है कि गाड़ी आपकी 1500 सीसी से ज़्यादा है, उस केस में आपकी ये वैल्यू, इसको कंपल्सरी डिडक्टेबल एक्सेस क्लॉज कहा जाता है, वो 2000 रुपये हो जाएगी। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी और डिफरेंट सी बात। जब हम गाड़ी पे क्लेम लेते हैं तो जो क्लॉज हमारी 1000 रुपये या 2000 रुपये होती है, पर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज या पॉलिसीज में इस कंपल्सरी एक्सेस क्लॉज को बढ़ाने का ऑप्शन होता है। उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्सेस क्लॉज। वॉलेंट्री मतलब आपने अपनी इच्छा से इस क्लॉज को इंक्रीज करवाया। उसका आपको बेनिफिट क्या होता है? जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, डिस्काउंट मिलेगा आपको। लेकिन नुकसान क्या होता है कि अगर आपने 1 या 2 क्लेम आपने उस साल लिए तो आपको वो जो बेनिफिट पहले हुआ था उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और ये बात हमें पता नहीं होती है। लेकिन जब हम इंश्योरेंस की पॉलिसी को पढ़ेंगे तो उस पर लिखा आ जाएगा वॉलेंट्री एक्सेस क्लॉज। और ये चीज़ें कई बार कब होती है, मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस के लिए 3 एजेंट को कंपटीशन करा दिया, तो वो एजेंट क्या करेंगे, आपको वो कहेगा जी मैं 1000 रुपये डिस्काउंट में बना दूंगा, कम में बना दूंगा। वो कहेगा मैं 2000 रुपये कम में बना दूंगा। और तीसरा बंदा आएगा, वो कहेगा जी मैं 3500 रुपये कम में बना दूंगा। जैसे उसने 3500 कहा नहीं, आपने कहा सही है, डन है, कर दो। लेकिन उसके पीछे की जो कैलकुलेशन थी ना, वो आपने नहीं देखी कि किस लिए ऐसा कहा गया। तो वहां पे आपने एक और गलती कर दी और आपने वॉलेंट्री एक्सेस क्लॉज के साथ पॉलिसी ले ली। तो मैं आपको ये कुछ वर्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप इंश्योरेंस कराएं तो आप अपने एजेंट को या इंश्योरेंस कंपनी को या किसी भी आदमी को ये समझा सकें या ये बता सकें कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए इस पॉलिसी के अंदर, और ये चीज़ें चाहिए। आपको इंश्योरेंस कंपनी वाला ना बताए कि आपको ये पैकेज, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वाला पैकेज में इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो आपकी पॉलिसी 2 तरह की करना चाहता है, एक जीरो डेप और एक नॉर्मल पॉलिसी। जीरो डेप अगर बन सकती है तो जीरो डेप करेगा, नॉर्मल पॉलिसी नॉर्मल बन करेगा, क्योंकि इन 2 पॉलिसीज में आपको कम एक्सप्लेन कराना पड़ेगा, उसकी एनर्जी कम लगेगी, और ये 2 पॉलिसीज से उसको जो बेनिफिट होना है मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए आपने जब भी इंश्योरेंस कराना है, पहले तो आपने ये देखना है कि लास्ट ईयर की पॉलिसी में आपको क्या क्या नहीं मिला, फिर आप वो चीज़ें एड ऑन कर सकते हैं। और फिर आप, अगर आपका यूजेस नहीं है तो वो आप उसके हिसाब से भी वो कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत जल्दी ही आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में, कि क्लेम आता है, कौन सा क्लेम आता है, कैसा क्लेम होता है, किस क्लेम में क्या क्या ध्यान देना होता है, क्लेम के डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले, अपनी समरी सबमिट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मेरे पास, जो बहुत माइनर से इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं, जिनको थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचा सकते हैं। जनरली टोटल लॉस केसेस में, फायर केसेस में, जब आपके पास वो फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं होती है तो आपकी गाड़ी नो क्लेम हो सकती है। नो क्लेम कहने में बहुत स्मॉल वर्ड्स है, बट नो क्लेम के पीछे आपकी पूरी गाड़ी की वैल्यू 0 हो सकती है। और मैं आपको बताता हूँ, जब इंश्योरेंस कंपनी किसी गाड़ी को नो क्लेम करती है तो वो लीगल के हर एक्सपर्ट से प्लान करके सोच के ही नो क्लेम करती है। तो आप ये समझें कि अगर मैं कोर्ट में जाके केस लड़ूंगा तो आप ये समझें 80 से 90% चांसेस हैं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सभी लीगल पॉइंट से कंसल्ट करने के बाद ही आपको नो क्लेम करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, हमारे इंश्योरेंस क्रिएट करने, इंश्योरेंस लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ जरूरी है। एक, पहला, आपकी आईडीवी कितनी होनी चाहिए, आपने लास्ट ईयर क्लेम लिया है कि नहीं लिया है। तीसरा, आपने कौन कौन से पैकेज ऐड करवाने हैं, आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, आपका पिछला इंश्योरेंस कब एक्सपायर होना है, आपके पिछले इंश्योरेंस की कॉपी आपके पास है, ओके। और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और है, आपकी गाड़ी पे
आरसी किसके नाम है, इंश्योरेंस उसी के नाम होना चाहिए। बाई चांस कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने गाड़ी नहीं परचेज कर ली और मैं इंश्योरेंस नए नाम से करा लेता हूँ। उस केस में अगर आपकी आरसी में नाम चेंज नहीं हुआ और क्लेम आ गया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योर्ड एक ही चाहिए दोनों ही केस में। दो इंश्योर्ड नहीं चल सकते कभी भी। और फाइनली आपने थर्ड पार्टी, ड्राइवर कवर, पैसेंजर्स कवर ये ध्यान रखें। फिर आपकी गाड़ी में कुछ वैल्यू एडेड, मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी परचेज करी और आपकी गाड़ी में आपने 2 लाख रुपए की एसेसरीज ऐड करा दी, तो आप नॉर्मल इंश्योरेंस जो होगा उसमें आपको एसेसरीज का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आपने गाड़ी में जो जो कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने आपको लगा के दिया है वही आइटम कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं मुझे इंश्योरेंस भी, मेरी जो एसेसरीज है वो सब कवर होनी चाहिए इंश्योरेंस में, तो उसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम है कि आप अपनी इंश्योरेंस के साथ जो जो आपकी एसेसरीज लगी हैं, इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल, 2 तरह की एसेसरीज होती हैं, उन 2 तरह की एसेसरीज का डिटेल जीएसटी बिल होना चाहिए। उस बिल का अमाउंट आपको एसेसरीज कॉलम में फिल करवा के उसका प्रीमियम पे करना है। अगर आप उसका प्रीमियम पे कर चुके हैं तो आपकी सारी एसेसरीज कवर होगी, राइट। फिर सेकंड है बाय फ्यूल। बाय फ्यूल का मतलब आप समझिए, एक इंश्योरेंस का, एक मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बना दी पेट्रोल में और उसमें सीएनजी भी दे दिया, तो आपको बाय फ्यूल की पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी जिसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों के ऑप्शन हो, या एलपीजी और पेट्रोल का ऑप्शन हो। लेकिन अगर आपने गाड़ी बाहर से परचेज करी है, अगर आपने गाड़ी बाहर से मतलब एसेसरीज जो है वो बाहर से परचेज की है, एक्स्ट्रा लगवाई हुई है, उस केस में आपको जो भी किट आपने परचेज की है, किट उसमें फिट करा रखी है, उस किट का एक बिल चाहिएगा। और सीएनसी आपकी गाड़ी में, सीएनजी जो है या एलपीजी जो है वो आरसी पे अप्रूव होनी चाहिए, आरसी में मेंशन होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी बाय फ्यूल है। ऐसा करने के बाद जो भी उसका अमाउंट होगा किट का, उस किट का अमाउंट आपको बाय फ्यूल कैटेगरी में उसका प्रीमियम पे करना होगा। फिर आपकी गाड़ी में सभी पार्ट्स कवर होंगे। अगर मान लीजिए आपने बाय फ्यूल पे प्रीमियम पे कर दिया लेकिन आरसी में मेंशन नहीं है, उस केस में भी आपको क्लेम डिनाई हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो भी ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर दिस क्लास ऑफ व्हीकल्स। मान लीजिए वो बस चला रहा है, ट्रक चला रहा है, कार चला रहा है, जीप चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, एलएमवी चला रहा है, 2 व्हीलर चला रहा है, तो उसके डीएल पे, उसके ड्राइविंग लाइसेंस में वो ऑथराइजेशन होना चाहिए कि ही इज ऑथराइज्ड टू ड्राइव ऑफ सच दिस क्लास ऑफ व्हीकल। सेकंड, वो एक्सीडेंट के टाइम पे आपका डीएल वैलिड होना चाहिए, और एक्सीडेंट के टाइम में आप किसी भी नशे में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। मान लीजिए एक्सीडेंट होता है और पुलिस केस होता है और आपका मेडिकल होता है, उस केस में अगर आप में कोई भी ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिससे ये शो होता है कि आप नशे की हालत में थे, उस केस में भी आपका इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो जाएगा, आपका क्लेम नो क्लेम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, वो आपने प्रॉपर ध्यान से नोट की होंगी और समझी होंगी। और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि इन फ्यूचर आप जब भी इंश्योरेंस कराएंगे मेरी दी हुई इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और बेनिफिट लेंगे। देखिए, मेरा कोई यूट्यूब चैनल्स के प्रमोशन के लिए नहीं है। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें अपनी टीम में, अपने दोस्तों में, समाज में लोगों के बीच शेयर करूँ, अवेयरनेस। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं आप लोगों को आज ये वीडियो सर्व कर रहा हूँ। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। और मैं आपको मैं ऑटोमोबाइल में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर चुका हूँ मैं,
सर्विसिंग लाइन में काम कर चुका हूँ, सेल्स में काम कर चुका हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हमने मॉडिफाई भी की हैं। बहुत जल्दी मैं आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा, जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें जो कल तक माइंड में आइडियाज़ रहते हैं, वो आइडियाज़ बहुत इजीली पेपर पे आके और फिर एक्चुअलिटी में बन सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।